मैं आज कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ लहासा की ओर पाठ के चर्चा को लेकर आई हूँ, पाठ को लेकर आई हूँ। तो हमारा क्षितिज भाग 1 का दूसरा पाठ है लहासा की ओर। लहासा यह तिब्बत का अंश है। ये उस समय की कहानी है। ये कोई सन 1929 की कहानी है और इसके रचनाकार हैं, मतलब इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो इस पाठ में जाने से पहले ये तिब्बत की ये लहासा जो है ये तिब्बत का जगह है, तिब्बत का हिस्सा है। तो इस पाठ में जाने से पहले मुझे लगता है कि साहित्यकार अर्थात जो रचनाकार है राहुल सांकृत्यायन, उनके बारे में थोड़ा कुछ जान लिया जाए। अवश्य ये पाठ तिब्बत का यात्रा वृत्तांत है, तिब्बत के संबंध में है, उस समय के तिब्बत के संबंध में है, 1929-30 के समय के तिब्बत के संबंध में है। तो ये पाठ काफ़ी रोचक है। इस पाठ को पढ़कर इस कहानी को पढ़कर हम उस समय के तत्कालीन तिब्बत के राजनीतिक, सामाजिक सभी चीज़ों को सभी विषयों को हम जान पाएंगे, वहाँ के जनजीवन को जान पाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि राहुल सांकृत्यायन जी के संबंध में जान लेना आवश्यक है। राहुल सांकृत्यायन जी के संबंध में ये है कि उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में हुआ था। तो राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम लेकिन राहुल सांकृत्यायन नहीं है, इनका मूल नाम था केदार पांडे। केदार पांडे इनका मूल नाम है। राहुल सांकृत्यायन जी का मूल नाम है केदार पांडे। इनकी शिक्षा जो है वो लाहौर में हुई, काशी में हुई, आगरा में हुई। मतलब काशी, आगरा, लाहौर इन सारे स्थानों से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। 1930 को वे श्रीलंका को गए और श्रीलंका में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और तभी से वे राहुल सांकृत्यायन के नाम से पुकारे जाने लगे। राहुल सांकृत्यायन जी महापंडित थे। इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। इन्हें विभिन्न भाषाओं जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, तिब्बती, चीनी, रूसी, जापानी आदि भाषाओं के ये अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं को सीखा था, बहुत सारी भाषाओं को ये जानते थे, बहुत सारी भाषाओं के साहित्य को पढ़े थे और बहुत सारी भाषाओं से साहित्य का अनुवाद हिंदी में किए थे। ये जो थे ये महापंडित इसी कारण कहलाए क्योंकि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, साथ ही इन्हें बहुत सारे विषयों का भी ज्ञान था। ये सिर्फ साहित्य ही तक नहीं सीमित थे। राहुल सांकृत्यायन जी सिर्फ साहित्य तक ही सीमित नहीं थे। इनका जो क्षेत्र था वो दर्शन में भी था, धर्म में भी था, राजनीति में भी था और इतिहास, विज्ञान आदि विषयों में भी इनका जो था इनका ज्ञान इन सारे क्षेत्रों में था। इन सारे क्षेत्रों में इन्होंने लेखन कार्य किया। इनका देहांत होता है 1963, मतलब 61-62 में इनका देहांत होता है। अब आते हैं इनकी रचनाओं की ओर। रचनाओं की दृष्टि से कहा जा सकता है कि इन्होंने कविताओं का रचना तो नहीं किया। ये मूलतः हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य का ही इन्होंने रचना की, गद्य साहित्य का ही इन्होंने सृजन किया। गद्य साहित्य में उन्होंने विभिन्न विधाओं जैसे कि कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, निबंध, ठीक है, शोध, आलोचनाएं इत्यादि में इन्होंने विपुल लेखन किया। इन्होंने अपने साहित्य में, मतलब साहित्य इनका जो साहित्य है इसमें इनका अनुवाद कार्य बहुत है। इन्होंने बहुत सारे साहित्य का विभिन्न भाषाओं से, मैंने थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि रूसी, तिब्बती, जापानी बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। तो विभिन्न भाषाओं से ये प्राचीन ग्रंथों को, लुप्त प्राय ग्रंथों को इन्होंने उद्धार कर हिंदी में अनुवाद किया ताकि भारत के लोग या जो हिंदी भाषी हैं वो इन्हें जान सके। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनके जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। मेरी जीवन यात्रा, इसका 6 भाग है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, ये सब इनके बहुत प्रमुख रचनाओं में हैं। ये सब इनके प्रमुख एकदम उल्लेखनीय रचनाएं हैं, ठीक है। बोलगा से गंगा, दिमागी गुलामी, घुमक्कर यात्रा, घुमक्कर शास्त्र आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने कम से कम 150 तक ऐसे
ग्रंथों की रचना की जो साहित्य के अलावा दर्शन पर था, धर्म पर था, राजनीति पर था, इतिहास पर था, विज्ञान पर था, इन सारे आदि विषयों पर था, मतलब साहित्य से थोड़ा हटकर, ठीक है। और इनका जो यात्रा वृत्तांत, मतलब ये जो यात्रा वृत्तांत इनका अन्यतम, मतलब यात्रा वृत्तांत में इनका स्थान अन्यतम है। यात्रा वृत्तांत में इनकी प्रमुख जो रुचि है यात्रा वृत्तांतों में है, ठीक है। यात्रा वृत्तांत जहाँ पर वो लिखने, जिन 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 स्थानों का वो भ्रमण करते थे, उन स्थानों के जनजीवन को लेकर लिखते थे, उन स्थानों के भौगोलिक स्थिति को लेकर लिखते थे, वहाँ की राजनीति को लेकर, वहाँ के इतिहास को लेकर इन्हें घूमने का बड़ा शौक था, यावरी का बड़ा शौक था। तो ये इनके रचनाएं थे। इनके रचनाओं के साहित्यिक जो विशेषताएं हैं, थोड़ा इनकी ओर हम आते हैं, थोड़ा इसकी ओर हम आते हैं। साहित्यिक विशेषता इनका हम क्या देखते हैं, इनके रचनाओं में प्रमुखतः हम साहस को देखते हैं, ठीक है। इनका जो रचना है ये जिंदादिली और साहस का एकदम जीता जागता उदाहरण है। इनके रचनाओं में घुमक्कर शास्त्र जो है, इसमें अयावरों का ये प्रेरणा ग्रंथ है। जिन्हें घूमने का शौक है उनके लिए ये प्रेरणा ग्रंथ है। इनके लिए घूमना या भ्रमण इनके लिए कोई विलास या मनोरंजन का प्रतीक नहीं था, इनके लिए कठोर साधना था। आपके ही पाठ्यक्रम में संकलित पाठ ल्हासा की ओर इनके कठोर साधना का ही प्रमाण है। ल्हासा की ओर पाठ को पढ़ने से पता चलेगा कि इनका शौक था घूमना। उस घूमने के लिए, उस भ्रमण के लिए वो कितनी कठिनाइयों को उठाते थे, कितनी परेशानियों को उठाते थे। वो बड़े साहसी थे, निडर थे, वो डरते नहीं थे। उनका कहना है कि ये जो घुमक्कड़ी है, घुमक्कड़ी न सिर्फ मनोरंजक होता है बल्कि ये ज्ञानवर्धक होता है और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का आदान प्रदान करवाता है। घुमक्कड़ी काफ़ी लाभदायक होता है उनके अनुसार। उन्होंने विभिन्न स्थानों के, देश विदेश के विभिन्न स्थानों की सिर्फ यात्रा ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उन यात्राओं का सजीव चित्रण अपने साहित्य में किया है। जहाँ की भी जो भी बात उन्हें अच्छी लगी, जो विषय उन्हें अच्छा लगा, वो उनका जिक्र अपने साहित्य में किए हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से सिर्फ विभिन्न जगहों के, विभिन्न स्थानों की भौगोलिक स्थितियों का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि वहाँ के जो उन सारे जगहों के जो जनजीवन है उनका भी उन्होंने बड़ा ही सजीव वर्णन अपने साहित्य के माध्यम से किया है। यह जो पाठ है ल्हासा की ओर, यह पाठ सन 1929-30 को राहुल सांकृत्यायन जी का अपना अनुभव, जब वो पहली बार नेपाल के रास्ते से तिब्बत को जा रहे थे, उस समय का है। पहली तिब्बत यात्रा से ये ल्हासा की ओर जो पाठ है, उनकी राहुल सांकृत्यायन जी की पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है और ये घटना घटी है 1929-30 को। उस समय के तिब्बती जनजीवन, तिब्बती समाज और तिब्बत के कानून, तिब्बत के नियम कानून या तिब्बत के कानून इत्यादि विषयों का जिक्र बड़ा ही मनोरंजक चर्चाएं इस पाठ में हुई है। बड़े रोचक शैली में उन्होंने इस पाठ में तिब्बत के सभी विषयों की चर्चा को उन्होंने किया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की मनाही थी, अतः लेखक वो अपना वेश बदलकर, वो भिखमंगे के वेश में आकर, वो अपना वेश बदलकर, अपने असली वेश को बदलकर भिखमंगे के वेश में वे नेपाल के रास्ते से तिब्बत को गए थे। नेपाल के रास्ते से तिब्बत को जाने में बाद में जो रास्ता खुला वो था फरी कालिम्पोंग का रास्ता। भारत से तिब्बत जाने के लिए बाद का जो रास्ता था वो फरी कालिम्पोंग का रास्ता था। लेकिन एकदम शुरू में 1929-30 के समय में भारत से अगर तिब्बत जाना होता था तो नेपाल तिब्बत के मार्ग से ही एकमात्र वही मार्ग था जहाँ से जाया जाता था। वो रास्ता व्यापार के लिए भी था, वो रास्ता सेनाओं के लिए भी था और उसी रास्ते से होकर जाना पड़ता था। भारतीयों की इजाज़त नहीं थी उस समय तिब्बत जाने की, किंतु लेखक, चूँकि वो घुमक्कड़ी थे, लेखक को अयावरी का शौक था, लेखक भ्रमण प्रिय थे, तो लेखक उपाय करके वो भिखमंगे के वेश में वो तिब्बत को प्रवेश करना चाहते थे और तिब्बत को प्रवेश किए भी थे, तो वो नेपाल के रास्ते से गए थे। उस समय नेपाल के रास्ते से तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने में जो भी दुर्गम स्थानों को होकर उन्हें जाना पड़ा था, रास्ते में जो भी
दुर्गम स्थल उन्हें मिले थे, उसका चर्चा इस पाठ में है। जो सारे परेशानियों को उठाना पड़ा था, उसका चर्चा इस पाठ में है। उनके साथ जो साथी थे, जो सुमति के नाम से, क्योंकि ये जो पाठ है आपके किताब में, जो आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ यहाँ पर दिया गया है लहासा की ओर, ये पूरा नहीं है, ये मतलब संकलित है, मतलब पूरे में से निकाल कर ये एक्सट्रैक्ट है, उठा कर दिया गया है। तो बहुत कुछ वहाँ पर आपको बता देना पड़ेगा, मतलब वहाँ बहुत कुछ नहीं है। तो यहाँ पर उनके जो साथी थे, उनका नाम यहाँ पे सुमति है। सुमति नाम ये लेखक के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो लेखक ने उसे सुमति प्रज्ञ, जो कि बहुत ही काम के आदमी थे, जो प्राय समय भारत से वो मतलब चीन बता रही हूँ, तिब्बत को जाया करते थे अपने गंडे बांटने के लिए। वो एक बौद्ध भिक्षु था सुमति। तो यहाँ पे सुमति का भी जिक्र हुआ, जो लेखक को काफ़ी मदद पहुँचाया है, काफ़ी लेखक की मदद की है, सहायता की है तिब्बत ले जाने में। तिब्बत लेखक उसी के साथ गए थे पहली बार। तो सुमति ने उसे राहदारी दिलाने में, मतलब जो परमिशन होता है तिब्बत से जाते समय, तो इन सारे बातों, झेलम नदी के ऊपर से जब जाना पड़ता है, पुल को पार करने के बाद राहदारी अर्थात परमिशन, ये सारे बातों में जोंगपोंग अर्थात मजिस्ट्रेट से लिया गया था, जो राहदारी जो उन्होंने अपने उस दोस्त सुमति से प्राप्त किया था। तो ये सारे समय सुमति उसे साथ देता है, सुमति उसको साथ ले जाता है लहासा तक, और सुमति का जिक्र इस पाठ में हुआ है। तो ये पाठ काफ़ी रोचक है। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि लेखक अपनी यात्रा को कठोर साधना के रूप में ग्रहण करते थे। कठिनाइयों को जानते हुए भी लेखक रुके नहीं थे, वो गए थे। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे, आगे हम इस पाठ को ही पढ़ेंगे। ये था इस पाठ के संबंध में, मैंने थोड़े आपको उस भूमिका के रूप में बताया, पाठ के संबंध में बताया, लेखक के संबंध में बताया, उनके साहित्यिक विशेषताओं के बारे में बताया। और भाषा का यह है कि ये पाठ, ऐसे तो वो हिंदी, खड़ी बोली हिंदी, सहज स्वाभाविक शब्दों का प्रयोग करते थे अपने लेखन में, हिंदी लेखन में, किंतु इनका घुमक्कड़ी का प्रभाव इनके लेखन में, इनके साहित्य में पड़ा है। इन्हें जहाँ जो शब्द, स्थानीय शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। इसी पाठ में लहासा की ओर, इस पाठ में आपको छंग शब्द मिलेंगे, ढाड़ा शब्द मिलेंगे, थोंगला शब्द मिलेगा, जो कि उन्होंने इन सारे शब्दों का प्रयोग उन्होंने इस पाठ में किया है, ठीक है। ढाड़ा ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बती सीमा का स्थान, तिब्बती सीमा का एक स्थान थोंगला, ठीक है, या फिर कंडा, ठीक है। ये सारे शब्दों का प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है, इस पाठ में किया है। कंडा जो गाय भैंस के गोबर से बनी उपले, ठीक है। तो इन सारे कुछ स्थानीय शब्दों का प्रयोग भी हम इस पाठ में देखते हैं। तो आज मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोग इस पाठ के संबंध में आप अपनी किताब में लेखक परिचय में थोड़ा देखिए। अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के विस्तृत चर्चा की ओर ले जाऊंगी, इस पाठ के संबंध में बताऊंगी, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही रखती हूँ। आज इतना ही। आज राहुल सांकेतियन जी के आपको थोड़ा ये सारे काम को थोड़ा कर लेना है। राहुल सांकेतियन जी का जीवन परिचय, रचनाओं को थोड़ा एक जगह संकलित कर लेना है, और साथ ही उनकी साहित्यिक विशेषता और भाषा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लिख के रखना है। और इस पाठ में उन्होंने क्या जिक्र किया है, ठीक है, इस पाठ में क्या है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।